गाइस, मेटाबॉलिज्म इस वर्ड को आपने अपने हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुंह से कई बार सुना होगा। इसका कनेक्शन डायरेक्ट हमारी हेल्थ से होता है, लेकिन ये एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। नहीं जानते ना? कोई बात नहीं, आज जान जाएंगे। सो हेलो, नमस्कार एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका ऑन दैनिक जागरण आई नेक्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म लेट्स टॉक, जहां आज हम आपको वाकिफ कराएंगे इसी वर्ड मेटाबॉलिज्म से। आपको इजी वर्ड्स में बता दूं कि मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में होने वाला केमिकल प्रोसेस है जो हमें एनर्जी देने का काम करता है और हमें जिंदा रखने में मदद करता है। आपके खाए खाने से पोषक तत्वों को ऊर्जा में बदलने का काम मेटाबॉलिज्म ही करता है, बल्कि बॉडी में होने वाले सारे फंक्शंस मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करते हैं। आपका सांस लेना, खाने को डाइजेस्ट करना, ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी को मूव करना, कुल मिलाकर मेटाबॉलिज्म आपकी सेहत का किंग है। इसके अलावा इसके रोल को और डीपली जानेंगे आज अपने वेबिनार पर अपने एक्सपर्ट से, जिनमें हमारे बीच मौजूद हैं स्टेट आयुर्वेद हॉस्पिटल प्रयागराज की आयुर्वेदा एक्सपर्ट डॉक्टर अर्पिता सिराज जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे इस वेबिनार पर। थैंक यू रुचि। एंड डॉक्टर अर्पिता जी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर सुनंदा पेडकर जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, स्वागत करती हूँ आपका बहुत बहुत अपने इस वेबिनार पर। एंड अपने एक्सपर्ट्स के साथ मैं स्वागत करूंगी अपने व्यूअर्स का भी, जो हमारे इस वेबिनार के साथ जुड़ रहे हैं और अगले कुछ घंटों तक, अगले कुछ समय तक हमारे इस वेबिनार पर मेटाबॉलिज्म से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां हमारे एक्सपर्ट से लेंगे। अगर आपके पास भी किसी तरह के कोई क्वेश्चन है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड अब स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम को वेस्ट करे अपने इस वेबिनार को। एंड सबसे पहला क्वेश्चन पूछूंगी डॉक्टर सुनंदा जी से। डॉक्टर साहब, हम लोग आज जिस मेटाबॉलिज्म को जानने के लिए आपके साथ यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आपसे जानना चाहूंगी कि एक्चुअली ये जो मेटाबॉलिक डिजीज या मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म एक्चुअली क्या है? ये मेटाबॉलिज्म एंड मेटाबॉलिक डिजीज। ये जो सुनाई दे रहा है मुझे आपकी आवाज? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल सुनाई दे रहा है। अभी जो सारा वर्ल्ड जो है उसमें भी इंडिया जो है मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर से बहुत बड़े इशू कि इससे सारे लोग जो है कुछ ना कुछ डिसीज से सफर हो रहे हैं। तो इसके लिए आपने जो ये सेमिनार रखा है वेबिनार मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर का, तो बहुत इसेंशियल है, क्योंकि हर इंडियन, हर कोई उसके लास्ट इसके तक व्यक्ति तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि उसका लाइफ स्टाइल कैसे होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर क्यों होता है, मेटाबॉलिज्म क्या है। आपने तो बहुत अच्छे से बताया कि जो भी हम आहार सेवन करते हैं, अन्न द्रव्य लेते हैं, तो उसमें तो सब कुछ है, हर कोई जानता है यूट्यूब से लेकर। प्रोटीन रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, फैट्स रहते हैं, ये सारा जो है उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे शरीर के एंजाइम वर्क करते हैं। और जो एंजाइम है वो केमिकल जो है वर्क करते हैं, सारा जो हमने जो आहार द्रव्य लिया है उसका ब्रेकडाउन करते हैं और उसका डाइजेस्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और फिर वो डाइजेशन होने के बाद जो भी उससे डेवलप होता है, शुगर हो, एसिड हो, एनर्जी हो, वो सारा हमारा पूरा यूज में आता है। जैसे कि ब्रेन के लिए यूजफुल है कि शुगर बहुत इसेंशियल है, बाकी एनर्जी, प्रोटीन, ये सारा जो मदद के लिए प्रोटीन इसेंशियल है। तो ये सारा जो हमारा जो हम आहार ले रहे उसके हिसाब से हमें मिलते रहता है। आयुर्वेद इसे ही कहता है चय अपचय क्रिया, कि जो हम ले रहे हैं तो उसका चय पाचन कैसे होता है, अपचय कैसे होता है, उसका यूज कैसे होता है, ये सारा जो है ये आयुर्वेद इसको चय अपचय क्रिया होता है। और हर डिसीज का जो कारण है वो चय अपचय क्रिया अगर प्रॉपर हो, नॉर्मल हो, प्राकृत हो, तो ही आगे हमारा शरीर जो है वो प्राकृत रह सकता है, वात पित्त कफ हो, सप्त धातु हो, बैलेंस रह सकता है। अगर उसकी चय अपचय क्रिया प्रॉपर काम कर रही है, उसका कोई भी विकृति उसको नहीं हो सकती है। जो हम आहार सेवन कर रहे हैं, जो हम रोज डेली वर्किंग कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, इससे रिलेटेड जो भी कुछ हो रहा है शरीर में, जैसे प्रकृति में होता है उसी प्रकार से शरीर में होता है। तो ये जो हो रहा है तो उसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो उसमें जो है जो हम ले उसका लिवर जो प्रोसेस होकर
आगे जाकर उसमें जो हमें एनर्जी मिलती है, जो हमारा शरीर डेवलप होता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो इट मीन्स डॉक्टर साहब कि जो मेटाबॉलिज्म है, उसका कनेक्शन हमारे लगभग सभी बॉडी पार्ट से होता है। बॉडी पार्ट्स। अगर थोड़ा-सा भी मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाए, तो हमारे लगभग सारे बॉडी पार्ट्स इफ़ेक्ट होंगे उससे। सारे बॉडी पार्ट, ठीक है। अभी जो हम सफर हो रहे हैं ना मेटाबॉलिज्म जी, से, डायबिटीज बहुत ज्यादा हो रहा है, ओबेसिटी, हम जहाँ देखो ओबेसिटी दिखाई दे रहा है, थायराइड डिस्फंक्शन दिख रहा है, यंग एज में थायराइड डिस्फंक्शन हमें जो दिख रहा है, उससे कारण ही जो इनफर्टिलिटी जो है वो ज्यादा बढ़ रही है। अब जी, जो ओबेसिटी, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर हो रहा है, उसके कारण लिपिड प्रोफाइल बढ़ रहा है, सारे जो हमारे वेन्स है, जो रक्त वाहिनी जो है, उसमें जितना भी फैट ज्यादा बढ़ता है वो उसको लेपन कर देता है, और उसके कारण क्या होता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, जी। और फिर कार्डियक डिसीज जो है वो बढ़ने लगते हैं, मोर्टेलिटी रेट, जो मृत्यु प्रमाण जो जल्दी आ जाता है, ये हो रहा है। ये सारा जो होने का कारण जो है मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर, जो हम आहार ले रहे हैं, जो हम वर्क कर रहे हैं, उसका कुछ कोऑर्डिनेशन ना हो, तो फिर ये मेटाबॉलिज्म डिसीज जो है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड डिस्फंक्शन, कार्डियक डिसीज, ओबेसिटी, ये सारे हमें डेवलप होते हुए दिखाई देते ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। सो जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके लिए जो मेटाबॉलिज्म की इम्पोर्टेंस डॉक्टर सुनंदा जी ने बताई है, वो जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, वो थोड़ा-सा भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमारे लगभग सभी बॉडी पार्ट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। और आज के समय में हम जितनी भी डायबिटीज़ या थायराइड, ये सारी डिज़ीज़ को बढ़ते हुए देख रहे हैं, उन सब का कहीं न कहीं रीज़न हमारा बिगड़ता हुआ मेटाबॉलिज्म ही है, जिसको मेंटेन रख के हम इन सब से बच सकते हैं। बट कैसे? उसी को जानेंगे अपने इस वेबिनार पर अभी हम आगे। एंड इसी के साथ डॉक्टर अर्पिता जी से पूछूँगी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, अभी प्रेज़ेंट सिनेरियो में कॉमन वर्ड एक सुनने को मिल रहा है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है? आपसे जानना चाहेंगे। थैंक यू रुचि फॉर कम्युनिकेटिंग मी। हम कह सकते हैं कि जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम टर्म है, जो वो कॉमनली बहुत यूज हो रहा है आजकल, वो एक क्लस्टर ऑफ कंडीशन है, जिसमें कि एटलीस्ट मतलब 5 में से 3 मेडिकल कंडीशंस आप मान के कर सकते हैं, जो कि हमारे कार्डियक इशू, जैसे पर्टिकुलरली कोरोनरी आर्टरी डिजीज आजकल बहुत सुन रहे हैं, स्ट्रोक है, जी, या टाइप 2 डायबिटीज है, इन सब चीजों के रिस्क को बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं, वो इसी कारण से बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ रहे हैं। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मेन कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो फर्स्ट है इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण ये बहुत होता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें अपनी मेटाबॉलिक हेल्थ को कैसे भी मेंटेन रखना है। मेटाबॉलिक हेल्थ मेंटेन करने के लिए 4-5 चीजों पे आपको स्पेशली फोकस ऑन करना होगा कि योर ब्लड शुगर लेवल शुड बी मेंटेन। आपका ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल मेंटेन रहना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल आपको बढ़ने नहीं देना है, ट्राइग्लिसराइड लेवल अपना नॉर्मल रखना है, और जो ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंसिव स्टेज है उसको रेगुलेट करके रखना है। साथ में जो आपका खास तौर से महिलाओं का जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस है, अगर वो बढ़ता हुआ आ रहा है, दैट मीन्स ये आपके लिए एक रिस्क फैक्टर हो जाएगा। तो आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचते रहने के लिए आपको इन 5 चीजों पर अपने पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रिस्क बढ़ता जा रहा है, ये स्पेशली इंडिया में बहुत ज्यादा इधर प्रिवेल कर गया है, क्योंकि सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है, आप वर्किंग वुमेन्स का देख लीजिए कि ज्यादातर टाइम ऑफिस में कट रहा है, तो 6-6, 7-7 आवर्स की, इवन डॉक्टर्स की भी ओपीडी में 6-6 आवर्स की ओपीडीज हो जाती है कंटिन्यूअसली। तो अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो रहा है आपका, दैट इज क्रिएटिंग कॉस्ट डिफिकल्टी, स्लो डाउन द मेटाबॉलिज्म। तो आपको अगर मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम चीजों से होने वाली चीज समस्याओं से बचना है, तो आपको सबसे पहले शेड ऑफ करना पड़ेगा सेडेंटरी लाइफस्टाइल। चाहे अब टाइम इज द फैक्टर, सबके पास उतना ही टाइम है, आप कब उसको किस तरह से मेंटेन करते हैं, दैट डिपेंड्स। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक रिस्क है, उससे बचने के लिए आपको कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना होगा। सो डॉक्टर साहब, जब हम लोग बात करते हैं कि अपने मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखने की, तो उसकी शुरुआत पे अगर हम लोग बात करें, तो कौन-सा एज ऐसी हो, जहाँ से हमें अपने मेटाबॉलिज्म पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? चाइल्डहुड में कहीं ना कहीं बच्चा उसकी एक्टिविटीज बढ़ी हुई होती है, स्पोर्ट्स ग्राउंड में वो कहीं ना कहीं खेल रहा होता है, या फिर बाहर भी खेल रहा होता है, घर पे भी मूवमेंट उसका ज्यादा होता है, तो उसका मेटाबॉलिज्म पे हम लोग को फोकस। लेकिन अभी क्या है, अभी थोड़ी सी कंडीशंस चेंज हो गई हैं, क्योंकि जंक फूड का
प्रचलन बहुत बढ़ गया है, बच्चे बहुत ज्यादा जंक फूड रहे हैं, प्लस वो मोबाइल एक्टिविटीज या फिर ऑन स्क्रीन मैटर्स में इंडल्ज रहते हैं। तो अब वो जो पहले हम आज से लास्ट डिकेड में जो बच्चों की कंडीशन थी कि वो मूवमेंट काफी अच्छा करते थे, अब वो कंडीशन कहीं ना कहीं डिटेरियोरेट हुई है। अब बच्चे ऑन स्क्रीन टाइम ज्यादा दे रहे हैं और मोबाइल पे ज्यादा लग रहे हैं, तो उनका मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड हुआ है, तो उनका भी कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हुआ है। तो उनको कहीं ना कहीं हम लोग को बूस्टअप करना पड़ेगा स्पोर्ट एक्टिविटीज के लिए, इंडोर गेम्स की बजाय आउटडोर गेम्स को प्रेफर करवाना पड़ेगा। तो वो एज भी मतलब एक हर काल में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आते जाते हैं। तो पहले जो बिल्कुल। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती थी वो अब नहीं हो रही हैं, तो बच्चों में भी कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, तो उसको भी हमको जी। करना है। प्लस विमेंस में कहीं ना कहीं हार्मोनल चेंजेस आते हैं, थायराइड कंडीशन है उसमें, जैसा कि सुनंदा मैम ने अभी एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से। तो वो विमेंस की जो कंडीशन थायराइड कंडीशन, उसमें भी आपका हार्मोनल चेंजेस के द्वारा भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो उनको मेडिकल कंडीशंस को भी मेडिकली हमको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। ओके, सो इट मीन्स डॉक्टर साहब कि हम लोग जब पहले की लाइफस्टाइल को देखते हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए एक मान के चल सकते थे कि आफ्टर 20 हम लोग को इस पर ज्यादा ध्यान देना है, लेकिन अब जो लाइफस्टाइल चेंज हुई है उसमें हम लोग को अब बच्चों पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बच्चों पर भी कि फोकस करने उनको की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी डॉक्टर सुनंदा मैम से। मैम, मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने के एक्चुअली क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि मेटाबॉलिज्म ठीक हो तो हम नॉर्मल रहेंगे, या फिर हमारा शरीर डिसीज से भर जाएगा। इसीलिए मेटाबॉलिज्म का जो डिस्टर्ब होने का कारण है, तो सबसे पहला ये है कि हमारा आहार जो हम ले रहे हैं आहार, तो वो ऐसे होना चाहिए कि जो पहले का हम आहार लेते थे, कि पूरा षड-रसात्मक आहार लेते थे, कि सब उसमें रहता था, कि चटनी, फिर अचार, दाल, रोटी, सब्जी और चावल, ये सारा साथ में रहता है, और स्वीट साथ में रहता है। तो ये जो आयुर्वेद ने कहा है कि ये षड रसात्मक आहार, तो उसमें जो है मधुर रस का जो आहार है, वो कितना सेवन करना चाहिए? आयुर्वेद ने कहा है कि मधुर रस जो है वो खाने के समय पहले सेवन करना चाहिए। उससे क्या हो जाता है कि हमारी तृप्ति जल्दी हो जाती है, और हमें जो खाना है तो हम प्रॉपरली खा सकते हैं और डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं आता है। हम लोग अभी क्या करते हैं, वेस्टर्न स्टाइल यूज कर रहे हैं, पूरा खाना खा लेते हैं और एंड में भी स्वीट खा लेते हैं। उससे क्या हो जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में बर्डन आ जाता है, वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर सकते, और जो प्रॉपर डाइजेस्ट ना होने के कारण जो विषय द्रव्य बनता है, तो विषय द्रव्य यानी सब आम निर्मित होती है या टॉक्सिक जो आहार बनता है, उसी के कारण ये फैट निर्मित ये सारा होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए जो है हम आहार लेते समय जो आयुर्वेद ने कहा या हमारे पूर्वजों ने जो कहा है कि जब रसात्मक आहार लेना चाहिए, तो वो नहीं होता है। टाइम पे आहार लेना चाहिए, वो नहीं होता है। जो अभी मैडम ने जैसे कहा, अभी अर्पिता मैडम ने, कि ये जो बच्चों में बहुत ओबेसिटी दिख रही है, उसके कारण डायबिटीज हो रहा है, जुवेनाइल डायबिटीज हो रहा है, और बच्चे इनएक्टिव हो गए। उसके साथ उनका जो फास्ट फूड जो बन रहा है, ह्यूमन हो या घर में हो, या आजू-बाजू में जो दिखाई देता है बच्चों को, तो उससे अट्रैक्ट होकर वो जो लेते हैं, उसी के कारण उनका अग्नि जो पावर उनकी डाइजेस्टिव पावर, वो उनकी कम हो जाती है, और वो खाते रहते हैं, बस टेस्ट के लिए खाते हैं, ना उसको न्यूट्रिशन मिलता है, और उसका जो डाइजेशन है वो ठीक से नहीं होता है। यानी जो हम अन्न सेवन करना चाहिए, कि स्निग्ध अन्न कब करना चाहिए, गुरु अन्न जो हेवी डाइट है वो कब करना चाहिए, उष्णाहार कब लेना चाहिए, ये जो हमारे रूल्स बताए गए हैं पारंपरिक इससे, हमारे मान्यता से, या आयुर्वेद में जो पूरा लिखा है, अगर ऐसे होता तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आता। और उसके साथ अभी अव्यायाम, जैसे मैडम ने कहा बच्चों में हो रहा है, सब जगह पे यही हो रहा है। हम जब भी कहीं बैठ जाते हैं, बस हमारे स्क्रीन में लग जाते हैं, हमारी एक्सरसाइज नहीं होती है, ना आजू बाजू से मेंटली भी हम बड़े डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि हमारा पूरा कनेक्शन सिर्फ ऑनलाइन होता है, या हम ना किसी को मिलते हैं ना कुछ होता है। इसीलिए हमें स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा होता है। ये स्ट्रेस है, व्यायाम है, लैक ऑफ एक्सीडेंटली लाइफस्टाइल है, वो तो है, लेकिन उसके बाद हमारे पास जितना भी टाइम मिलता है वो सारा टाइम हम फेसबुक पे, टीवी में इसमें लगे रहते हैं, वो स्क्रीन हमारे ज्यादा बढ़ गए। यही कारण है कि अव्यायाम होने का। उसके साथ जो लोगों को, जिस लोगों का टाइम है, वो लोग खाना खाने के बाद सो जाते हैं, या दिन में सोते हैं, उसको जो जीवा साफ होते हैं, या फिर रात में खाना खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं। जो रूल है कि दिन में बिल्कुल नहीं सोना है, किसी को अलाउड किया है सिर्फ जो कुछ रुग्ण है, जो पेशेंट है, या फिर प्रेगनेंसी है, या फिर बहुत दिनों से विवाह है,
उन लोगों को ओल्ड एज है उन लोगों को अलाउ किया गया है कि वो दिन में सो सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों ने दिन में कभी नहीं सुना है बेड पे लेटना नहीं है। ये रूल है, लेकिन ये कोई मानता ही नहीं है। दिन में खाना खाने के बाद आराम से सो जाते हैं। उसी के कारण भी ये सारा जो है फैट मेटाबॉलिज्म जो है वो ठीक से नहीं होता है और शरीर में उसका कहीं ना कहीं सैचुरेशन होते जाता है। फिर ये भी दिखते हैं हमें कि उधर लंबन हो रहा है, पेट बढ़ रहा है, पेट बढ़ने के कारण लिवर एक्टिविटी ठीक से नहीं हो रही है, तो डायग्नोस कर लेते हैं कि जब भी पेट बड़ा दिख रहा है तो पहले डाइजेशन नहीं हो रहा है, उसके बाद सारे डिसीज आ जाते हैं। हमारा जो कंज्यूमशन, अब कुछ लोग जो अल्कोहलिक है वो डायरेक्टली जो मेटाबॉलिज्म का जो लीवर है उसको ही डिस्टर्ब कर देते हैं। ये उसके कारण है कि जो हमारे आहार और विहार की जो हम एक्सरसाइज ना करना, स्ट्रेस लेना, आप जो खाना है वो प्रॉपर नहीं खाना, और जो कुछ हैबिट है कुछ लोगों की, उसी के कारण हमें सारा कारण दिखाई देता है। ओके, सो डॉक्टर सुनंदा जी ने जो इन सारे रीजंस के बीच में एक रीजन बताया ना, वो मुझको बहुत इम्पोर्टेंट लगा और एक्चुअली हमारी हाउसवाइफ्स के साथ शेयर करने वाला है कि जो दिन में सोने वाला प्रोसेस है ना, वो नहीं उसको अपनाना चाहिए। एक्चुअली उससे जो हमारा फैट मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज होता है। तो अगर हम इन चीज़ों से और जितने और रीजंस हैं जो डॉक्टर सुनंदा जी ने हमारे साथ शेयर करे, उन रीजंस को अगर अवॉइड करेंगे, उनसे बचेंगे, तो फिर हम लोग अपने मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करके चल सकते हैं। बट डॉक्टर साहब, आप ही से पूछना चाहूंगी कि अगर हमारा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने लगे तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं? किस तरह से हम पहचाने कि अब तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने लगी है हमारे मेटाबॉलिज्म के साथ? सबसे पहले तो हमें जो हमारा टाइम रहता है, टाइम के अकॉर्डिंग खाना खाते हैं। हम कभी ये नहीं देखते हैं कि हमें भूख लगी या नहीं लगी, बस टाइम हो गया खाना खा लिया। ये भी जो कारण है इसमें है कि या फिर किसी ने बहुत आग्रह कर लिया कि चलो ये खाओ, ये लो, या तो बहुत होता है कि कहीं भी गयो तो मीठा खाने का इतनी कोशिश खिलाने का होता है, बहुत खिलाने वाले लोग हैं और हम सही बात। किसी को नहीं नहीं बोल सकते। इसी के कारण भी ये होते रहता है, मीठा तला हुआ ये सब होता है। तो इसी के कारण आगे जाके क्या होता है कि वो सारा जो फैट है वो शरीर में सैचुरेट होने लगता है, उसका डाइजेशन नहीं होता है। और डाइजेशन न होने के कारण, क्योंकि हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ना व्यायाम कर रहे हैं, ना जितना हम ले रहे हैं उतना उसका वेस्टेज नहीं हो रहा है, उसके कारण ना शरीर का बिल्डअप हो रहा है और ना कुछ एनर्जी आ रही है कि जो भी हम करने के लिए हमारे पास एनर्जी होनी चाहिए, हमारे पास इंथुजियाज्म आता है, तो वो कब होता है जब हम बहुत फ्रेश रहते हैं, हमारा बॉडी उसको एक्ट करता है कि, तो हमारा इंथुजियाज्म, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, हमें लगता है बस बैठे रहो। तो फिर ये होता है कि हम जब बैठे रहते हैं तो फिर लगता है, जो आयुर्वेद ने कहा कि जिन लोग बैठे रहते हैं उनको काम करने की इच्छा, उनको लगता है अरे बैठे हैं अभी सो जाते हैं, लेट जाते हैं, फिर लेटने के बाद उनकी इच्छा होती है कि चलो सो जाते हैं। ये जो है ये प्रोसेस रहता है और इसी के कारण वो जो व्यक्ति है वो आलसी होते जाता है और उसकी ओबेसिटी बढ़ते जाती है। ये विशेष साइकिल शुरू हो जाता है कि खाना, लेटना, बैठने की इच्छा होना, फिर सोना, यानी अव्यायाम करना, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता। उसके कारण क्या होता है कि उसकी ओबेसिटी बढ़ते रहती है, अति स्थौल्य आ जाता है। अति स्थौल्य आने के कारण उसका जो डिसीज है, हम जो अभी मैडम ने भी कहा जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो सारे डिसीज का वो शिकार हो जाता है और उसी के कारण उसका लाइफ स्टाइल अपने आप कम हो जाता है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि वो इंटू नहीं रहता है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं रहती है, इंटू जो होने के कारण उसका जो है पूरे इसमें इंटरेस्ट चले जाता है और उसका जो है जीने का जो तरीका होना चाहिए, खुशी से जीना है, वो उसका नष्ट हो जाता है, वो स्ट्रेस में आ जाता है। और वो जो ओबेसिटी होती है, फैट एक्यूमुलेशन होता है, उसके कारण उसके शरीर से दुर्गंध देने लगती है, यानी हॉट स्वेलिंग आता है, कभी भी उसको स्वेटिंग होता है तो उसमें उसका स्वेलिंग आ जाता है। इसीलिए वो सोसाइटी में या अपने इसमें ज्यादा जा नहीं पाता, इसी के कारण उसका स्ट्रेस बढ़ता है और स्ट्रेस बढ़ने के कारण फिर वो क्या करना है अभी बैठ के, फिर वो खाना शुरू कर देता है। और इस प्रकार उसको जो भूख भी लगती है, वो भूख जो होती है वो भूख झूठी भूख होती है, उसको लगता है भूख लगी है, लेकिन उसका जो भी खाता है उसका जो आगे रूपांतर होना जाना होना चाहिए, उसके बोन अच्छे हेल्दी होने चाहिए, मज्जा धातु जो नर्वस सिस्टम हेल्दी होनी चाहिए, वो नहीं होता है। उसका जो है वो मेद धातु तक ही, फैट तक ही उसका स्टिमुलेट होता है, आगे उसका डेवलपमेंट नहीं होता है। इसीलिए उसको भूख लगते रहती है, इसको एक्सेसिव एपेटाइट होता है, उसको लगता है कि नहीं खाए तो क्या करे। ये उसका लक्ष्य नहीं है, ये उसका लाइफस्टाइल रिड्यूस होना, अब ओबेसिटी होना, वीकनेस उसको होना, कुछ करने की इच्छा नहीं होना, इंथुजियाज्म इंटरेस्ट किसी में नहीं होना और एपेटाइट इंक्रीज हो जाना,
और बहुत ज्यादा प्यास भी लगती है, जैसे थर्स्ट भी उसके लक्षण है, सिम्टम्स सबसे पहले। इससे अगर किसी के तो तुरंत उसको कुछ करना चाहिए उसके लिए कि आगे उसका डिसीज में रूपांतर ना हो। ओके, सो डॉक्टर सुनंदा जी ने जितने भी सिम्टम्स बताए, इन सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए हम अपने मेटाबॉलिज्म पर नज़र रख सकते हैं कि कहीं न कहीं तो हमारी लाइफ़स्टाइल में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर अर्पिता जी से पूछूँगी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, हम लोग जब मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं और एक तरफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो अभी तक की जो डिस्कशन आप लोगों ने जो आंसर्स दिए हैं, उसमें ये समझ में आता है कि न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिज्म पे बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है दोनों के बीच। बट एक्चुअली क्या रिलेशन है, ये आपसे जानना चाहेंगे। तो एक्चुअली रुचि, इसको ऐसे समझा जा सकता है कि ये एक ही कॉइन के दो पहलू हैं, मेटाबॉलिज्म और न्यूट्रिशन। जब भी आप देखते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि आपको मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना है, तो 20% वर्कआउट और 80% डाइट पे फोकस करना आवश्यक हो जाता है। कहते हैं कि आप मेटाबॉलिक डाइट को मेंटेन करने जा रहे हैं, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने पर फोकस करना पड़ेगा कि मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने की को प्रायोरिटी देनी होगी, तब जाके वो काम करेगा। तो मेन चीज है कि जितने भी न्यूट्रिशनल एलिमेंट हैं उनको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, और सेकंड थिंग कि हम कैलोरी को बर्न कर सके। तो उसके लिए कुछ मैं कुछ नियम बता रही हूँ, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट में प्रोटीन पार्ट को बढ़ा लेना है और कार्बोहाइड्रेट को लेस कर देना है, फाइब्रस पार्ट बढ़ा लेना है, और एडुकेट अमाउंट में वाटर, प्रोटीन, इन दोनों को एक्सेस मतलब एक एडुकेट अमाउंट में, एक्सेसिव एक्सेस अति सर्वत्र वर्जित बोला गया कि अगर आप कुछ चीज को अति में लेंगे वो भी आपको मतलब आपकी हेल्थ डिसऑर्डर क्रिएट कर सकता है। इसलिए जो एक जैसा कि आयुर्वेदा में प्रकृति के अनुसार बताई गए है आहार को, तो आप प्रकृति के अनुसार आहार लेंगे तो वो अच्छे से एसिमिलेट होगा आपकी बॉडी में और आपको प्रॉपर एनर्जी में कन्वर्ट करके देगा, जिससे आपका जो प्रॉपर डाइजेशन है, प्रॉपर जितनी आपकी एक्टिविटीज हैं, और अल्टीमेटली आपका ब्रेन, जो माइंड है, वो भी एक तरीके से पीस एंड काम कंडीशन में रहेगा, जो कि आज के सिनेरियो में इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतना ज्यादा वर्क है बाहर, वो तो आपका अगर मन शांत करना भी एक तरीके का बहुत आवश्यक चीज है आपकी प्रॉपर हेल्थ के लिए। तो कुछ चीजें जैसे प्रेफर है अभी, जैसे कि ग्रीन टी में कहते हैं कि एपिगैलो कैटेचिन होता है, वो अच्छा काम कर रही है ग्रीन टी, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में हेल्प करती है। नट्स नट्स तो हमारे यहाँ बहुत पहले से बताया गया है कि नट्स को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह, जैसे अखरोट वगैरह है, उसको आप प्रेफर करिए, बादाम प्रेफर करिए, वो भी बहुत हेल्प है। ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत पहले से बताया गया, ग्रीन वेजिटेबल्स तो बिल्कुल नॉर्दर्न, जो एक नॉर्दर्न इंडियन थाली होती थी, जो पार्ट था उसका, वो बिल्कुल गायब होती जा रही है, बच्चे बिल्कुल प्रेफर नहीं कर रहे। ऑलरेडी वो पिज्जा में वो शिमला मिर्च और वो खा लेंगे, अदरवाइज वो जो प्रॉपर फॉर्म में ग्रीन वेजिटेबल्स उनको जानी चाहिए, वो अब नहीं जा रही है। और ग्रीन वेजिटेबल्स में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने के फाइटोकेमिकल्स होते हैं, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होते हैं आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने के लिए। और फ्रूट्स तो आपको लेना ही लेना है, फाइबर्स और वाटर एम्पल अमाउंट में उसमें होता है, वो बहुत अच्छा होता है। तो अब आप देखिए, तो अगर हम डाइट में हल्का सा रेगुलेट कर लेंगे डाइट को, प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर प्रकृति के अनुसार भी, ऐसा नहीं है कि कहते हैं ना कि सीजनल फल खाइए तो आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा आउटपुट मिलेगा, तो वो आपके मेटाबॉलिज्म को एक स्मूथली रेगुलेट करता है, तो वो बहुत हेल्पफुल है। सो डॉक्टर साहब, वैसे तो अभी आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कि कैसे-कैसे हम अपने मेटाबॉलिज्म को मेंटेन कर सकते हैं, बट फिर भी आपसे थोड़ा-सा और विस्तार से जानना चाहेंगे कि लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन से मेटाबॉलिज्म को किस तरह से रेगुलेट किया जा सकता है? अब तो टर्म ही सब जगह ये है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो गया है, ओबेसिटी है, डायबिटीज तो एपिडेमिक हो गई इंडिया में। और आप ओबेसिटी को लीजिए, हाइपरटेंशन ले लीजिए, कार्डियक इश्यूज बहुत ज्यादा इधर रिसेंटली बढ़े। तो जब टर्म ही लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो ऑब्वियसली उसी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करके ही हम कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस लाके ही हम मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं। तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हम लोगों को पहले बताया गया कि सन सैल्यूटेशन यानी सूर्य नमस्कार होता है, उसमें आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है, जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, यानी कि फिजिकली एज वेल एज मेंटली मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है।
अगर आप रेगुलर वॉक नहीं कर पा रहे हैं, सुबह अगर 15 मिनट 12 पोस्चर्स होते हैं सन सैल्यूटेशन सूर्य नमस्कार के, उनको भी घर पे फॉलो कर ले रहे हैं, जो कि इंडोर एक्टिविटी एक तरीके की है। मान लीजिए अगर आप छत पे कर ले रहे हैं, अगर सूर्य नहीं है तो भी कर रहे हैं उन चीजों को फॉलो, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल पड़ेगा। सेकेंड थिंग, एम्पल अमाउंट ऑफ जो निद्रा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ठीक से 8 घंटे की नींद ली है तो आपका मेटाबॉलिज्म एट रेस्ट भी बहुत अच्छा काम करेगा। एट रेस्ट का मतलब कि आप रेस्ट पे हैं तभी आपका आपका जो कैलोरी बर्न कैपेसिटी वो ठीक ठाक है, मतलब आपको उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा मेडिटेशन है। अब जब आपका मन शांत नहीं है तो उसके लिए आपको 1 पॉइंट फोकस कोई भी करके 5 मिनट का मेडिटेशन, 10 मिनट का मेडिटेशन धीरे धीरे एनहांस करना है टाइम पीरियड को, वो भी बहुत हेल्पफुल हो जाता है कि आपने इसको किया। प्लस ये मैंने भी पहले भी प्रेफर किया कि आप लॉन्ग टाइम की सीटिंग मत रखिए, बीच में 1-2 बार उठाइए, असिस्टेंस से नहीं पहिए पानी मत मांगिए, आप स्वयं पानी ले लीजिए जाके। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज अपने काम के साथ आप करेंगे तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल होंगी। अगर आप मॉर्निंग वॉक या इवनिंग का वॉक कर सकते हैं, अगर आप टाइम निकाल सकते हैं तो ऑब्वियसली प्रेफर करिए, आउटडोर एक्टिविटीज प्रेफर करिए। ये सब सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के हिस्से हैं। इसके लिए हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप एक्सट्रीम वर्कआउट करिए, जिम ही ज्वाइन करिए, ऐसा नहीं है। सिंपली योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम और सन सैल्यूटेशन, जो 4 चीजें हैं, ये आपके मेटाबॉलिज्म को स्मूथ रखने के लिए पर्याप्त है। उसके साथ आप प्रॉपर नींद मैंने आपको बताई, पर्याप्त मात्रा में पानी लीजिए। इन चीजों को करेंगे तो डेफिनेटली आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एंड अब क्योंकि जो हमारा टाइम लिमिटेशन है वो थोड़ा सा करीब आता जा रहा है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में जानना चाहूंगी अपने एक्सपर्ट से। एंड डॉक्टर सुनंदा जी से मैं जानना चाहूंगी कि जैसा कि अभी डॉक्टर अर्पिता जी ने हमारे साथ शेयर करा कि किस तरह से हम अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ मेटाबॉलिज्म को मेंटेन कर सकते हैं, तो आपसे भी जानना चाहूंगी कि इसको प्रिवेंट करने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं डॉक्टर साहब। अर्पिता मैडम ने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि हमारी लाइफ में मेटाबॉलिज्म प्रॉपर है कि नहीं। जो 3 सूत्र उन्होंने दिए हैं, आहार, निद्रा और व्यायाम, जो बड़े सिंसियर है कि अगर हम जो आहार ले रहे हैं, जैसे मैडम ने कहा वो सीजनल है, अभी तो ये बहुत ही सिंपल है कि जो प्रकृति में है वही हमारे शरीर में होता है। जैसे हम लोग सब अभी ठंडी में बचने के लिए गुरु सब कुछ उलन का पहन रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं। अगर ऐसे ही हम हर सीजन में करते रहे, जैसे कि मॉर्निंग में हमें भूख लगती है तो उसी समय हमें खाना चाहिए, रात में हमें उतनी भूख नहीं लगती है तो हमें उस समय लाइट डाइट लेना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू जैसा दिन शुरू होता है तो उस समय हमें खाना शुरू करना चाहिए। जब रात शुरू होती है, सन सेट हो जाता है, तो उस समय हमें खाना खाने का बंद करना चाहिए, क्योंकि जैसे दिन में सारा वातावरण बहुत प्रफुल्लित होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में ही चेंजेस होते रहते हैं। जब शाम होने लगती है तो हमारा शरीर जो है वो काम करना थोड़ा सा स्लो हो जाता है, लेकिन हम लोग उसका बिल्कुल उल्टा करते हैं कि सुबह में हमें बहुत जल्दी रहती है तो ब्रेकफास्ट अच्छे से नहीं करते हैं, और रात में आराम से सब बैठ के टीवी देखते ज्यादा खाना खा लेते हैं। और यही हम अगर प्रिवेंट करेंगे, जो पहले हमारा था कि जल्दी खाना खा लेना, टाइम पे सोना, जल्दी उठना, ये जो है निद्रा का जो है मैडम ने कहा, वो अगर हम प्रॉपर करेंगे कि जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है, तो फिर ये जो है कि जो हमारे सबके बहाने होते हैं, कारण होते हैं कि हमें टाइम नहीं है, इतना वर्कलोड है, लेकिन हमारा ये शेड्यूल गलत हो जाता है कि टाइम पे हम सोते नहीं है, इसीलिए मॉर्निंग वॉक करने को हमें ये नहीं मिलता है। लेट हो जाते हैं तो मॉर्निंग वॉक तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जल्दी भी होती है और बाहर का एनवायरमेंट चेंज हो जाता है, इसीलिए पोल्यूशन बढ़ना, ये सारा। इसीलिए हमें जो है ये प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए कि प्रकृति बाहर जैसी है उसी प्रकार शरीर में चेंज होना, या अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो बिल्कुल फूड हो, फ्रूट हो, या सब्जी हो, या फिर बाहर का एनवायरमेंट हो, ये सब के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो बिल्कुल हमारा शरीर सही हमें साथ होगा। कैसे कुल मिलाकर आहार, निद्रा एंड व्यायाम, इन तीनों को अगर हम मेंटेन करके रखते हैं तो अपने मेटाबॉलिज्म को भी मेंटेन कर सकते हैं। डॉक्टर अर्पिता जी से पूछना चाहूंगी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, हम लोग बात करें आयुर्वेद की, तो इसमें ऐसे कौन से हर्ब्स हैं जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं? एक्चुअली हम लोग को बहुत दूर नहीं जाना है, पास में ही हमारे कुछ चीजें उपलब्ध हैं। जैसे कि अगर किचन की बात करूँ तो आप हल्दी है, हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं।
साथ में कई मेडिसिनल वैल्यू की प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम पहले से खाते आ रहे हैं, बट हमको उनका साइंटिफिक रीजन नहीं पता था। आज वो साइंटिफिकली प्रूव हो गई हैं, और शायद ये विडंबना है कि जब वो बाहर से पेटेंट होके आती हैं तब हम उनको होल हार्टेडली एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये भाई साइंटिफिकली प्रूव हो गया। बट अब सब कुछ, जैसे कि कैंसर में अभी नैनो पार्टिकल फॉर्म में अगर आप टर्मरिक यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और वो बहुत हेल्पफुल है। तो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए अगर हल्दी वाला दूध वगैरह अगर आप बच्चों के मतलब नाश्ते में ऐड ऑन कर देंगे जस्ट हाफ कप, तो भी वो हेल्पफुल होगा। सेकंड थिंग, हमारे यहाँ कुछ जैसे त्रिफला है, त्रिफला एक बहुत अच्छी मेडिसिनल वैल्यू की प्रॉपर्टीज की चीज है, जिसमें आंवला की, विवेद की, हरित की होता है। तो आंवला जो है वो उसको स्वयं ही शास्त्रों में अमृत फल कहा गया है। उसमें बहुत सारे मतलब मेडिसिनल वैल्यू के एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट्स है। बहुत चीजें ऐसी हैं जो बॉडी को ओवरऑल हॉलिंग कर देती है बॉडी की। तो उस टाइप की चीजों को हम प्रेफर कर सकते हैं। अश्वगंधा है, गुगुल है, ऐसी काफी प्रॉपर्टीज। डॉक्टर साहब, क्या किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल एप्लीकेशन से भी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट किया जाना पॉसिबल है? हाँ, ऑब्वियसली देखिए स्किन में क्या होता है कि जो एडिपोज टिश्यू या फैट का एक्यूमुलेशन एडिपोज टिश्यू फॉर्म में होता है, वो इतनी हार्डनिंग हो जाती है कि कभी कभी इन चीजों के लिए हम जैसे धानवंतर तैलम या सीसम ऑयल, इन सब का एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं ताकि माइक्रो चैनल्स में वो ऑयल एंटर कर जाए। एंटर करने के बाद अगर उसको धूप सन एक्सपोजर करेंगे, थोड़ा सा गर्मी मिलेगी, अगर नहीं है तो फर्मेंटेशन करेंगे, स्वेदन करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपके चैनल्स को ओपन करता है और वो हेल्पफुल होता है। तो वो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए बहुत यूज किया जा सकता है, वो बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। सो फाइनली, मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसे मेंटेन रखना हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पर क्यों? इन सारी बातों से हमें रूबरू कराया आज हमारे एक्सपर्ट्स ने। सो अपने वेबिनार को वाइंड अप करने से पहले मैं अपने एक्सपर्ट्स को बोलूंगी थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्पिता जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर सुनंदा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना इतना कीमती समय निकालकर हमारे इस वेबिनार के साथ जुड़े और हमारे व्यूअर्स को इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन दी। मैं अपने व्यूअर्स को भी बोलूंगी थैंक्स कि वो भी हमारे इस वेबिनार के साथ जुड़े। इसी के साथ अब आप सबसे लूंगी विदा, इसी वादे के साथ कि फिर मिलूंगी आपसे जल्द ऑन द सेम प्लेटफॉर्म किसी एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।